हेलो एंड वेलकम टू प्राइड द फ्यूचर एकेडमी। दोस्तों, मैं आप सभी का प्राइड एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको पता है, प्राइड एकेडमी यूपीएससी ईपीएफओ इंटरव्यूज़ के बैचेज लेके आपके बीच में चल रहे हैं। पूरी आशा है कि आपको ये बैच बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप बहुत बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को लेके चल रहे होंगे। यूपीएससी ईपीएफओ का प्रिपरेशन अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजेबल आप टास्क कह लो, ये आपके लिए है, क्योंकि जिस तरीके से यूपीएससी सीएससी के इंटरव्यू हो चुके हैं, अब ये माना जा रहा है कि अब यूपीएससी ईपीएफओ के जो बच्चों के इंटरव्यू होने वाले हैं, उनमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बहुत तार्किक होंगे और बहुत लॉजिकल होंगे और नो डाउट बहुत कॉन्साइज होंगे, जो निश्चित तौर पे बच्चों को थोड़े परेशान करेंगे यदि आपकी प्रिपरेशन उस लेवल यानी बहुत एडवांस लेवल तक नहीं हो। तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में आपके पास बहुत पर्याप्त समय है, बहुत पर्याप्त समय मिला है। इस समय में आपको अपने प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। एक सार्थक डायरेक्शन में काम करने की आवश्यकता है, जिससे कि आप अपने जो इंटरव्यू आपके होंगे उसमें आप एक अच्छे स्कोर कर पाएँ और अपने आप को सेलेक्टेड लिस्ट में अपने आप को आप देख पाएँ, ठीक है? इसी पूरे लक्ष्य के साथ यूपीएससी ईपीएफओ इंटरव्यूज़ को ध्यान में रखते हुए प्राइड अकेडमी ने एक बैच लॉन्च किया है, जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, या मैं ये कहूँ कि 360 डिग्री कवरेज इसमें आपको मिलेंगे, जिसमें न केवल हम आपके डैफ पे काम कर रहे हैं, बल्कि कंटेंट पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है? करंट अफेयर्स पे भी काम कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट फ्लैश पॉइंट है उस पे काम करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट जो लेबर लॉज आप पढ़ चुके हो, लेकिन उस लेबर लॉज को किस तरीके से व्यवहारिक तौर में पढ़ा जा सकता है, किस तरीके से इन डेप्थ पढ़ा जा सकता है, किस तरीके से चीज़ों से कॉरलेट किया जा सकता है, अपने आंसर्स को कैसे बैलेंस वे में रखा जा सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस बैच में बहुत अच्छे से हम कर रहे हैं, ठीक है? और साथ-साथ अभी आप देखिए, यूपीएससी, सीएससी के जो इंटरव्यू हुए हैं, इसमें अभी लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन कर रहे हैं वो, या अभी क्या-क्या इश्यूज़ हैं, क्या-क्या मुद्दे हैं, क्या-क्या फ्लैश पॉइंट है, जिसको यूपीएससी ध्यान में रख के आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इन सभी बातों पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत सारे ट्रांसक्रिप्ट भी देखने वाले हैं, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपकी होने वाली है। और इस बैच को जाकर के आप एनरोल्ड कर लीजिए, क्योंकि इसका जो रजिस्ट्रेशन है कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी नोटिफाई किया गया था कि 10 को इसका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, लेकिन इसको 5 दिन और एक्सटेंड किया गया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसको जाके एनरोल कर पाएँगे और जो भी सेवाएँ मिलेंगी आप उसका लाभ उठा पाएँगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत एडवांस कर पाएँगे, ठीक है? आज का जो इश्यू है, आज का जो मुद्दा है, आज हम क्या देखने वाले हैं इस बारे में अगर चर्चा करें, तो जैसे आपको पता है कि अगर प्राइड ज़ीरो वन अगर आप यूज़ करते हैं एनरोलमेंट से पहले, तो आपको ₹2000 का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है? आज के क्या इश्यू होने वाले हैं? दोस्तों, आपको पता है कि लगातार न्यूज़ में, है ना, हाइड्रो हाइड्रो एनर्जी की बात होती है, हाइड्रोजन एनर्जी की बात होती है। ये जो हाइड्रोजन एनर्जी की बात हो रही है, हाइड्रोजन फ्यूल की जो बात हो रही है, ये अपने आप में बहुत ही क्रूशियल न्यूज़ है ना? इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि भारत का जो लक्ष्य है कि 2070 तक हम ज़ीरो इमिशन की बात कर रहे हैं, जो 2070 तक हमारा जो टारगेट है कि ज़ीरो इमिशन को अचीव कर लिया जाए, ज़ीरो इमिशन के टारगेट को अचीव कर लिया जाए, मैं CO2 की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है, इन सभी मुद्दों पे बहुत अच्छे से बात की जाए और बहुत इन डेप्थ में पढ़ा जाए, ठीक है? तो अगर हाइड्रोजन एनर्जी की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन एनर्जी वर्तमान समय में एक सबसे इम्पोर्टेंट, आप रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पे इसको देख सकते हो। और बहुत से ऐसे देश हैं जो इसको इसमें बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं। भारत भी इसका एक आप उदाहरण के तौर पे कह सकते हो। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में लगातार इसके लिए कई कई सारी योजनाएँ चल रही हैं, बहुत सारी योजनाएँ चल रही हैं, जिसके द्वारा हम जो हाइड्रोजन एनर्जी है, इस पे अच्छे से बेहतर काम कर पाएँ और इसमें कुछ रिफॉर्म ले पाएँ। क्योंकि इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखिए भारत की अगर बात करिए, तो हम मेजॉरिटी में ना, मेजॉरिटी हमारी जो एनर्जी है वो हम नॉन रिन्यूएबल से प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है? लगभग 60% से अगर बात करिए, 60% नियरली 60% से वो बात करिए, तो हमारा जो एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट पूरा होता है वो नॉन रिन्यूएबल थिंग से होता है, ठीक है? जैसे कोल हो गया, ठीक है? हाइड्रो एनर्जी हो गया, या फिर इन सभी चीज़ों से हम प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है? लेकिन अभी अभी अगर बात करिए, तो अब ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो रिसोर्सेज़ हैं, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ हैं, वो जिस प्रकार से उनका वो खत्म हो रही हैं, है ना? और ये एक चिंता का विषय है कि वर्तम आने वाले समय में एनर्जी सेक्टर में हम कैसे अपनी जो गति है इसको कंटिन्यू कर पाएँगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एनर्जी सेक्टर पे काम किया जाए, क्योंकि एनर्जी नहीं रहेगा, फ्यूल नहीं रहेगा, तो गाड़ी कैसे चलेगी? विकास का पहिया कैसे चलेगा? विकास का इंजन कैसे चलेगा? ये एक चिंता का विषय है और नो डाउट इसमें बहुत सा R&D करने की आवश्यकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इन सभी बातों पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि सब कुछ एनर्जी के बारे में आज पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग। एनर्जी सेक्टर में सरकार का क्या मुख्य योजनाएँ हैं, एनर्जी सेक्टर में किस तरीके से हमें काम करने की आवश्यकता है, अभी हमारे पास क्या लैग है एनर्जी सेक्टर में, हम बहुत से एनर्जी जो होता है बाहर से इम्पोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसको कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, उसको कैसे कम कर सकते हैं। नो डाउट हाइड्रोजन हाइड्रोजन एनर्जी
सबका सबका एक सॉल्यूशन है, ठीक है? सबका एक सॉल्यूशन है। तो हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में बहुत अच्छे से हम देखने वाले हैं। आज के क्लास में इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी मैं फैक्ट्स बोलूँ, जो भी मैं आपको डाटा दूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला है आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में, ठीक है? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जैसे अगर हाइड्रो एनर्जी की बात किया जाए, तो अभी जैसे नेशनल हाइड्रोजन मिशन चल रहा है हमारे यहाँ। भारत में नहीं कहा हमने, नेशनल हाइड्रोजन मिशन चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने लक्ष्य रखा है कि आने वाले समय में हाइड्रोजन मतलब हाइड्रो एनर्जी को बनाने के लिए इन पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाएगा। हाइड्रोजन फ्यूल को कैसे और इवॉल्व किया जाए, इसके लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, इसके लिए और क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सभी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है? तो इसीलिए बहुत सारे न्यूज़ हमेशा न्यूज़ में रहता है, हाइड्रोजन एनर्जी लगातार न्यूज़ में रहती है। आज सब कुछ हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में देखेंगे, ठीक है ना? हाइड्रोजन एनर्जी को अगर बात करें तो इसको किसी ग्रुप में नहीं रखा गया, हाइड्रोजन को किसी ग्रुप में नहीं रखा गया है। इसका रीज़न ये है कि हाइड्रोजन का जो फीचर है, हाइड्रोजन का जो स्पेसिफिकेशन है, हाइड्रोजन के पास अपना एक पावर मतलब इसकी क्वालिटी ये होती है कि हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बहुत तेज़ी से गेन किए जाते हैं और बहुत तेज़ी से लूज़ कर पाता है। इसीलिए क्या है, इसको थोड़ा-सा बाहर रखा गया पीरियोडिक टेबल से। हाइड्रोजन का अपना एक अलग व्यवहार होता है ना? हाइड्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो जैसे हाइड्रो एनर्जी की यूज़ कहाँ की जाती है? वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे कि जो रॉकेट्स होते हैं, जो बड़े रॉकेट्स होते हैं या फिर जो सैटेलाइट्स होते हैं, तो उनमें जो थ्रस्ट लगे होते हैं या उनमें जो रॉकेट्स में जो फ्यूल का यूज़ किया जाता है, वो एक्चुअली में हाइड्रोजन फ्यूल होता है। लेकिन इसको रिफ़िल करने में अपने आप में एक सबसे बड़ा चैलेंज है भारत के सामने या किसी विश्व के सामने। इसको रिफ़िल मतलब अगर आप टैंक देखिए, अगर आप सिलेंडर देखिए या टैंक देखिए, तो इसको रिफ़िल करने की सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है? क्योंकि ये क्रायोजेनिक लेवल पे जा करके इसको क्या रिफ़िल किया जा सकता है। मतलब माइनस अ, में अगर आपको जाना पड़ेगा -75 -175 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप जाएँगे, तब जाकर के इसको अच्छे तरीके से आप रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, फ्यूल कर सकते हो आप। ये एक सबसे बड़ा अपने आप में चैलेंज की बात है इसमें। तो ये चैलेंज को किस तरीके से एक्सेप्ट किया जाए, किस तरीके से इसमें काम किया जाए या किस तरीके से रिफ्यूलिंग किया जाए या जो रिफ्यूलिंग के जो टैंक्स होते हैं, जो सिलिंडर्स होते हैं, इनमें किस तरीके से बेहतरी और लाई जा सकती है, इनके बारे में भी हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है? नो डाउट। तो बेनिफिट्स ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल अगर की बात करें तो हाइड्रोजन फ्यूल इज द मोस्ट अबाउंडेंट मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है धरती पे अगर बात करें तो, है ना? अगर हाइड्रोजन के बर्निंग से जो हाइड्रोजन बनी फ्यूल होता है एनी फॉर्म ऑफ गिव्स आउट ऑफ द ओनली द वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट। मतलब अगर हाइड्रोजन फ्यूल को मैं ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन को बर्न करते हो ना, तो वहाँ से ना CO2 नहीं निकलता है, पता है? CH4 नहीं निकलता है, वहाँ से वाटर निकलता है। तो ऐसे में तो ये पूरा इको फ्रेंडली है। ऐसे में तो ये पूरा इमिशन को ही कम कर देगा, खत्म कर देगा, क्योंकि यहाँ से CO2 रिलीज नहीं हो रहा है, यहाँ से वाटर रिलीज हो रहा है। मतलब अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन को बर्न करोगे तो उसमें से वाटर निकलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? CO2 नहीं निकलेगा। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें सेगमेंट है। तो इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन को ना आने वाले समय में देखा जा रहा है कि ये ही एक हमारे पास रास्ता है, तरीका है, बेहतरीन तरीका है, जिसमें हमें और अच्छे से काम करने की आवश्यकता है। ठीक है? मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए हाइड्रोजन फ्यूल कार आ रही है ना? तो ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है कि इसके क्षेत्र में हमें बहुत ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ तक आपको बात समझ आई। कंसर्न क्या है? कंसर्न मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन की अगर बात करें, तो हाइड्रोजन को फ़िल करना एक सबसे बड़ा चैलेंज की बात है, क्योंकि हाइड्रोजन को आप बहुत ही कम तापमान पे माइनस में अगर तापमान की बात करें, टेम्परेचर की बात करिए, उसको आप फ़ील कर सकते हो। तो ऐसे में आपके पास ऐसा पर्याप्त साधन तो है नहीं, पर्याप्त रिसोर्सेज़ तो है नहीं, आपका क्लाइमेटिक कंडीशन भी वैसा नहीं है। तो ऐसे में एक बहुत ही चिंता का विषय है और चैलेंज की बात है कि इसको किस तरीके से फ्यूल पे ध्यान दिया जाए, है ना? और ये एक बहुत ही हाईली फ्लेम्ड एलिमेंट्स है, मतलब बहुत ज्वलनशील है। इतना ज्वलनशील है कि कहीं बहुत ही भयानक तरीके से आग लग सकती है। अगर आप इसका कार बना रहे हो तो ध्यान में रखो कि इसके जो सिलेंडर होंगे वो अलग तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ कर के या बहुत ही बारीकी से उसको बनाया जाए, ताकि उसमें किसी प्रकार का मतलब फायर ना हो, वो जले ना। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होता है। इस बात को ये अपने आप में भी एक कंसर्न है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें कंसर्न है। अगर नेशनल हाइड्रोजन की बात करें तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन हमने लेके आया है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन में हम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, किस तरीके से सरकार काम कर रही है इस पे। तो नो डाउट ये सारे इसके कंसर्न हैं, इसीलिए हमें बहुत सारा बेनिफिट्स मिलने वाला है और हमने देखा कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या काम करेगा। आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए भारत ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेके चल रहा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? देखिए, जो हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन की जब प्रोसेसिंग करते हैं तो हाइड्रोजन 3 प्रकार से बनता है। एक होता है ग्रीन हाइड्रोजन, एक होता है ग्रे हाइड्रोजन और एक होता है ब्लू हाइड्रोजन, ठीक है? हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि अगर ग्रीन हाइड्रोजन को अगर आप जलाते हो, अगर ग्रीन हाइड्रोजन का अगर आप यूज़ करते हो,
तो इसके बर्निंग के बाद इसके जलने के बाद ना यहाँ से वाटर निकलता है, वाटर निकलता है, CO2 नहीं निकलता है, CO2 नहीं, वाटर निकलता है। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसको हम क्लाइमेट फ्रेंडली के रूप में देख सकते हैं और अपना एमिशन भी कम कर सकते हैं, ठीक है। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या कहता है, अगर इसकी बात करें तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि हमें क्या करना है, एटलीस्ट 5 मिलियन मेगा टन की बात करता है प्रोडक्शन का पर साल। हमें जो हाइड्रोजन एनर्जी है ना, जो हाइड्रोजन फ्यूल है, इसका प्रोडक्शन करना है 5 मिलियन मेगा टन पर ईयर एनुअली। इतना हमारा लक्ष्य है ना। हमें जो इलेक्ट्रोलाइजर है ना, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है। इलेक्ट्रोलाइजर मतलब 60 टू 100 गीगावाट जो इलेक्ट्रोलाइजर है, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है। इलेक्ट्रोलाइजर मतलब कि अगर आप ये सोचिए, इलेक्ट्रोलाइजर क्या होता है कि एक प्रकार का टूल्स है जिसमें आप एक साइड से वाटर डालते हो, तो वाटर को क्या करता है, वो ब्रेक कर देता है दो भागों में। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या करता है, वाटर को दो भागों में ब्रेक कर देता है, बांट देता है ना। दो भागों में क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा, आप देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइजर क्या करता है कि अगर आप यहाँ जाएंगे तो H2O को यानी O को अलग कर देगा, ऑक्सीजन को अलग कर देता है, हाइड्रोजन को अलग कर देता है। इसको इलेक्ट्रोलाइजर बोलते हैं। तो इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है ना, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में हम हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर पाए, हाइड्रोजन फ्यूल का प्रोडक्शन कर पाए। आप यहाँ तक बात समझ पा रहे हो, आप यहाँ तक बात समझ पा रहे हो। तो ये एक प्रोसेस है। तो हमारा लक्ष्य है कि 60 टू 100 जो गीगावाट है इलेक्ट्रोलाइजर की कैपेसिटी को बढ़ाई जाए। 125 गीगावाट है ना, जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है ना, इसको जनरेट किया जाए। 125 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है ना, उसको क्या किया जाए, जनरेट किया जाए, इसको जनरेट किया जाए। आप यहाँ तक बात समझ पा रहे हो। और टोटल अगर आउटले देखा जाए तो इस पूरे योजना में जो खर्च किया गया था, 19,744 करोड़ रुपये इस पे खर्च किए गए थे। 19,744 रुपीज इस पे क्या है, खर्च किया गया था। और इसके बेनिफिट्स क्या है भाई, हर चीज के अपने, अगर कहीं पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी योजना पे हम खर्च कर रहे हैं, या कोई नई योजना लेके आ रहे हैं, कोई कुछ भी स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो नो डाउट उसका कुछ बेनिफिट भी होता है। जैसे उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो इसका बेनिफिट ये है कि लगभग 5 लाख से अधिक इसमें जॉब जनरेट होंगे, है ना। लगभग 6 लाख नए जॉब जनरेट होंगे। और क्या हो सकता है, लगभग इसमें 8 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आएगा। 8 लाख करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट आने की पूरी, क्योंकि आने वाला भविष्य यही है। क्योंकि आने वाले समय में आप देखिए, पेट्रोल डीजल ये सारी चीजें खत्म होने वाली हैं। तो हाइड्रोजन को एक मौके के रूप में देखा जाता है, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आप देख सकते हैं, है ना। और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि आप देखिए, तो हम एनर्जी सेक्टर में अभी भी बहुत सी जो कंट्रीज हैं, है ना, मिडिल ईस्ट की बात करिए, वहां पे निर्भर है। यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, वहां पे निर्भर है। तो ऐसे में अगर हाइड्रो फ्यूल पे अच्छे से काम कर दिया जाए, हाइड्रोजन फ्यूल पे अगर अच्छे से काम कर दिया जाए, तो हम 1 लाख करोड़ का बचत कर सकते हैं। 1 लाख करोड़ रुपीज का बचत कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपीज का बचत हम लोग इसमें कर सकते हैं। ये बात ध्यान देने की आवश्यकता है आपको, है ना। और तो और 50 मिलियन जो मेगा टन है ना, एनुअली CO2 के इमिशन को हम कम कर सकते हैं। ये भी बात ध्यान में रखें। तो ये हमारा लक्ष्य है, कि इसका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, ये हमारे ऑब्जेक्टिव है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन की बात कर लें, तो अगर आप हाइड्रोजन का प्रोसेसिंग करोगे ना, तो 3 प्रकार से हाइड्रोजन बनते हैं। मैंने कहा ना, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन अपने आप में एक सबसे बेहतरीन फ्यूल के रूप में कह सकते हो, क्योंकि अगर आप बर्न करते हो ना, तो यहाँ से वाटर इमिट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन नहीं होगा। यहाँ पे किसका इमिशन होगा, किसी का इमिशन नहीं होगा। यहाँ H2O बनेगा, वाटर बनेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। वहीं पे अगर ब्लू हाइड्रोजन की बात करें, तो ये भी एक अच्छा फ्यूल होता है। इसमें क्या होता है कि जो नेचुरल गैस होते हैं ना, ये भी स्प्लिट होते हैं हाइड्रोजन में। अगर आप प्रोसेसिंग करते हो इलेक्ट्रोलाइजर या किसी माध्यम के द्वारा, तो इसमें क्या होता है, H2O बनता है और प्लस CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। मतलब H2 बनता है और प्लस CO2 बनता है, तो जो CO2 बनता है ना, इसको कैप्चर कर लिया जाता है। तो कंटेनर में या आप बहुत बड़े टैंक में देखिए, तो उसमें क्या, इसको कैप्चर कर लिया जाता है। तो CO2 को क्या किया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। इसको बाहर नहीं रिलीज किया जाता है, इसको इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में नहीं छोड़ा जाता। इसको किसी कंटेनर में या कहीं पे क्या है, उसको एक्यूमुलेट या रिलीज कर दिया जाता है, या उसको बंद कर दिया जाता है। अब इसका यूज आप अन्य जगह पे कर सकते हो, कुछ बनाने में, प्रोसेसिंग में। तो ये एक अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तीसरा जो होता है ग्रे हाइड्रोजन में अगर जो भी नेचुरल गैस है वो जब ब्रेक होती है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बनता है और प्लस CO2 बनता है ना, CO2 बनता है। यहाँ पे जो CO2 होता है, इसका इमिशन जो होता है, वो डायरेक्टली कहाँ होता है, इन्वायरमेंट में होता है।
इन्वायरमेंट में, डायरेक्टली इसका एमिशन इन्वायरमेंट में होता है। तो नो डाउट ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली नहीं है ना। इको फ्रेंडली इसलिए नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप देखिए तो ग्रे हाइड्रोजन को बनाने के लिए ऑलरेडी भाई अगर आप हाइड्रोजन का प्रोसेसिंग कर रहे हो तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, उस इलेक्ट्रोलाइजर को चलाने में या उसकी प्रोसेसिंग करने में आप कौन सी ऊर्जा यूज कर रहे हो। आप रिन्यूएबल ऊर्जा यूज कर रहे हो, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हो। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जो कोल वगैरह से जो ऊर्जा ले रहे हो, क्या आप उसको यूज कर रहे हो। तो अगर आप उसको यूज कर रहे हो, सपोज करो आप कोल से ऊर्जा प्राप्त करके और आप प्रोसेसिंग करके हाइड्रोजन बना रहे हो। अब भाई साहब आप हाइड्रोजन बना रहे हो कि इमिशन कम हो CO2 का, लेकिन बैक साइड में अगर देखा जाए जिस ऊर्जा का यूज कर रहे हो, जिस एनर्जी का यूज कर रहे हो, लाइक कोल का यूज कर रहे हो, तो वो अपने आप ही CO2 का प्रोडक्शन कर रहा है। तो ऐसे में तो कोई फायदा नहीं हुआ भाई, जहां से शुरू किए वहीं पे आ गए। तो ऐसे में इस प्रोसेसिंग को करने के लिए सबसे अच्छा ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी को यूज किया जाए। हाइड्रोजन को बनाने में, हाइड्रोजन एनर्जी को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जाए, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इन सब टाइडल एनर्जी हो गया, इन सभी एनर्जी का यूज किया जाए, तभी हमें एक बेहतर परिणाम मिल सकता है। क्या आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? तो इसके ऑब्जेक्टिव को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसके एम्बिशंस क्या क्या है इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। नेशनल ग्रीन मिशन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो ये मैंने आपको बता दिया। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जो है, सो मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर द प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन, एक्सपोर्ट्स ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। So over the 95% outlay of the site strategic interventions for the green hydrogen transitions program, site program provides two distinct financials incentives mechanism। पहला क्या है, टारगेटिंग द इलेक्ट्रोलाइजर, इलेक्ट्रोलाइजर पे बहुत अच्छे से काम करेगा ये, है ना। टारगेटिंग द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइजर, इलेक्ट्रोलाइजर पे काम करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन पे काम करेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसके लिए हमें मुख्य एम्बिशंस क्या है कि हमें किस तरीके से इमिशन को कम करना है, इसकी बात कर रहे हैं। आने वाले समय में जो फ्यूल पे डिपेंडेंसी हमारी, उसको कैसे कंटिन्यू किया जा सकता है, तो हाइड्रोजन एक उसका सबसे बेहतरीन आप अल्टरनेटिव कह लो। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई? तो ये सारी चीज़ें हैं आपको मैंने बता दी है, ठीक है। तो नो डाउट हमारा है कि 5 मिलियन मेगा टन जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन उसका प्रोडक्शन बनाना है एनुअली जो हमें प्रोडक्शन करना है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल का, वो 5 मिलियन मेगा टन करना है एटलीस्ट। 60 टू 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर की कैपेसिटी बढ़ाना है, कितना? 60 टू 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी बढ़ाना है। तीसरा 125 गीगावाट है ना, रिन्यूएबल कैपेसिटी फॉर द जनरेशन। मतलब आप सोचिए कि उसके बनाने की प्रक्रिया में, हाइड्रोजन फ्यूल को बनाने की प्रक्रिया में कम से कम 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ किया जाए, इसका एसोसिएशन हो और बढ़ाया जाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और इसमें जो आउटले किया गया, इतना खर्च किया गया, इसका बेनिफिट क्या है? लगभग 6 लाख नए जॉब क्रिएट होंगे, एक 8 लाख करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, है ना। और इसमें जो CO2 का इमिशन है ना, वो भी बहुत हद तक कम होगा, यूटिलाइज होगा 15 मिलियन मेगा टन। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? और नो डाउट लगभग 1 लाख करोड़ का जो हम एनर्जी इंपोर्ट करते हैं विदेशों से अपने देशों में, वो भी कम होगा। तो ये जो पैसा है ये कहीं ना कहीं विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम आ सकता है भारत के। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो मतलब एसोसिएट करिए चीज़ों को, आप जितना आर्टिकुलेट तरीके से पढ़ेंगे चीज़ों को, आप जितना बहुत इन डेप्थ पढ़ेंगे, उतना ही आप बहुत मौखिक होंगे, उतना ही आप चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे न्यूज़ अगर आप पढ़ रहे होंगे तो न्यूज़ में एक मुद्दा था, हरित हाइड्रोजन क्यों बड़े अवसर और महत्वपूर्ण चुनौतियों दोनों प्रस्तुत करता है। भाई जो ग्रीन हाइड्रोजन है, नो डाउट मैंने भी कहा कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अवसर है हमारे लिए, लेकिन नो डाउट इसके बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां भी हैं। बड़ी चुनौतियां कौन कौन सी हैं? इसको रिफिल करने की सबसे बड़ी चुनौती है ना। कौन से सिलेंडर कैसे बनाए, क्योंकि नॉर्मल सिलेंडर में ये स्टोर नहीं हो सकता है, क्रायोजेनिक लेवल पे आपको करना पड़ेगा। तो किस तरीके से इसको स्टोर किया जाए, सबसे बड़ी चुनौती है। इसकी प्रोडक्शन में आप रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरीके से यूज कर सकते हो अफोर्डेबल कॉस्ट में, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना अभाव है कि इसका बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। अगर आप हाइड्रोजन कार को देखो तो अफोर्ड करना इतना आसान नहीं, बहुत ही महंगी, आप बिली मानो, तो वो कोई कर नहीं सकता है ना। तो बहुत ज़्यादा इसके इसके कॉस्ट हैं। और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे मान लीजिए ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होती है ना। तो इसको कैसे ध्यान में रख के काम किया जा सकता है, तो इसके मुख्य ये कुछ चैलेंजेस हैं।
नो डाउट अगर इसके मौके की बात करें, अगर अवसर की बात करें, तो आने वाले समय में हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को रिप्लेस करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ सकते हैं और हमारा जो 2070 का टारगेट है नेट जीरो कार्बन एमिशन का, उसको हम अचीव कर सकते हैं। क्या यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो सरकार ने कारों और भारी वाहनों के लिए ईंधन के रूप में हरित हाइड्रोजन की व्यवहार्यता और परीक्षण करने प्रयासों को समर्थन करने के लिए एक योजना की घोषणा की है। हरित हाइड्रोजन एक बड़ा अवसर और कुछ बड़ी चुनौतियां दोनों ही प्रस्तुत करता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अगर हाइड्रोजन फ्यूल की अगर बात करिए, हाइड्रोजन फ्यूल की अगर बात करिए, तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज अनाउंस 496 करोड़ है, 496 करोड़ अभी रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अनाउंस किया है। और अनाउंस क्या किया है कि जो हाइड्रोजन फ्यूल जो बनाया जाएगा, ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तरीके से काम किया जाए, है। इसके लिए इसने इतना पैसा स्पेंड किया है और ये 2025 और 26 तक चलेगा इसकी, ठीक है ना। जिसमें क्या है, पायलट प्रोजेक्ट पे काम किया जाएगा, आइदर बाय द टेस्ट और वायबिलिटी ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन एज अ व्हीकल फ्यूल एंड डेवलप द सिक्योर सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज अ रिफ्यूलिंग स्टेशन। तो 496 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट किया गया है इस मिनिस्ट्री के द्वारा, जो मिनिस्ट्री के द्वारा स्पेंड किया गया है, ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य ये होगा कि जो मोटर व्हीकल्स हैं, जो कार हैं या जो बड़ी गाड़ियां हैं, उनमें किस तरीके से ये काम करे, उनमें किस तरीके से इसको फ्यूल में वो कैसे चले, इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की आवश्यकता है, रिफ्यूलिंग पे काम करने की आवश्यकता है और रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाया जाए हाइड्रोजन का। कि भाई जैसे पेट्रोल पंप की बात करिए तो पेट्रोल पंप के बहुत सारे स्टेशन खोले जाते हैं, वहाँ पे आप पेट्रोल भरा सकते हो। तो इसी तरीके से इनका भी एक स्टेशन हो, रिफ्यूलिंग का स्टेशन हो, ऐसे काम किया जाए और इसको इसको एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट के तरीके से इस पर काम किया जाए। अगर सफलता मिलती है तो नो डाउट इसमें आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आगे देखते हैं। तो अभी जैसे काम कुछ जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, अगर कार इंडस्ट्री बात करिए, अगर कार इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, व्हीकल इंडस्ट्रीज़ की बात कर लीजिए, तो कुछ बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ हैं, इस पे ऑलरेडी काम कर रही हैं। जैसे अगर टाटा मोटर्स की बात करें, वोल्वो की बात करें, अशोक लेलैंड्स की बात करें या फिर अन्य जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं कार सेक्टर में, वो नो डाउट इस पे बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, है ना? जो हाइड्रोजन फ्यूल्ड कार हैं, उन पे बहुत अच्छे से कार्य किया जा रहा है, ठीक है? क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। आने वाले समय में यही सब कुछ आप कह सकते हैं। तो भारतीय ऊर्जा कंपनियां भी हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ाने और लागत को कम करने के लिए कोशिश कर रही हैं। मैंने कहा ना कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर है। अगर आप बात करिए तो हाइड्रोजन फ्यूल को खरीदने के लिए शायद मुझे लगता है कि आप जितने का खरीदोगे उतना बाइक आप ले सकते हो। तो मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर है, तो ऐसे में इसके कॉस्ट पे ध्यान दिया जाए, तभी ये आप क्या यूजेबल रहेगा, तभी आम जनमानस के लिए यूज़ में आ सकता है, अदरवाइज़ नहीं, है ना? तो इसीलिए इस पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। किस तरीके से इसके प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है, और प्राइस में कंट्रोल या प्राइस में अगर आप अच्छा तभी कर सकते हो जब आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। जब प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा तभी आप डिलीवर बहुत कम पैसे में कर सकते हो। तो नो डाउट इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की आवश्यकता है। जितना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, जितना बढ़िया इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जितना प्रोसेसिंग में पैसा कम लगेगा, उतना ही हम बहुत अच्छे से इसको चीप दामों में इसको डिलीवर कर सकते हैं लोगों को। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान में रखिए। तो हरित जो हाइड्रोजन वैश्विक वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को धीमा करने में मदद के लिए उत्सर्जन में उल्लेखनीय कटौती का दावा करता है। भारत प्रदूषण को कम करने के लिए अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने से लेकर महंगे जीवाश्म ईंधन आयात को कम करने के साथ साथ हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने का व्यावसायिक अवसर तक कई लाभ देख सकता है। इसके बहुत सारे लाभ हैं। पहला है कि सबसे पहले बात कि जो हमारा जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, नो डाउट इस पे कंट्रोल कर पाएँगे। दूसरा हमारा जो मिशन है, हमारा जो एम्बिशन है कि हम 2070 तक ज़ीरो कार्बन एमिशन को अचीव कर पाएँ, उसमें हम बहुत ही उल्लेखनीय उल्लेखनीय काम कर सकते हैं। जो इम्पोर्ट हो रहे हैं एनर्जी का बाहर से, उसमें हम बहुत ज़्यादा कटौती कर सकते हैं। हमारी जो निर्भरता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे, फॉसिल एनर्जी पे, उसको बहुत अच्छे से कम किया जा सकता है। तो इसके बहुत ही दूरगामी फ़ायदे हैं, इसके बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं। आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है? आगे देखते हैं। तो अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो होता है वो रंगहीन होता है। लेकिन प्रोसेसिंग के बाद देखिए तो ग्रीन हाइड्रोजन बन गया, ब्लू हाइड्रोजन बन गया और ग्रे हाइड्रोजन बन गया। तो हरित हाइड्रोजन केवल उसी तरह से हरा होता है जिस तरह से इसका उत्पादन होता है और इसे बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का स्रोत होता है। हरित हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन को संदर्भित करता है जो पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से उत्पन्न होता है। मतलब पानी को इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। मैंने कहा ना, पानी को इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे
और फिर उसके बाद वहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, और हाइड्रोजन जैसे जलेगा फ्यूल के रूप में यूज़ करोगे तो फिर पुनः वो पानी बन जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो कितना ये आपके तो एंड टू एंड आप रिजल्ट कह सकते हो, है ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसको याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन फ्यूल को, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल को एक मौके के रूप में देखा जा सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ग्रे हाइड्रोजन आपने नेचुरल गैस लिया, नेचुरल गैस लिया है ना, उसको क्या किया यहाँ पे मैंने प्रोसेसिंग किया, उसके बाद यहाँ से CO2 निकला है ना। तो इसमें क्या है, ग्रे हाइड्रोजन में CO2 डायरेक्ट पर्यावरण में चला जाता है ना, और हाइड्रोजन यहाँ आपने यूज़ कर लिया। तो इसमें नो डाउट CO2 का इमिशन हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा नहीं है। इसमें आप पर्यावरण को कहीं ना कहीं दूषित कर रहे हो। अगर ब्लू हाइड्रोजन की बात करें तो ब्लू हाइड्रोजन में अगर जो नेचुरल गैस आता है, लेकिन इसमें जो CO2 होता है ना, इसको स्टोर कर देते हैं, अंडरग्राउंड स्टोर है ना, जमीन में किसी बड़े कंटेनर में, किसी बड़े आप कहिए जो बहुत बड़े सिलेंडर होते हैं उसमें हमने क्या किया, इसको स्टोर कर दिया। ठीक है, ये ब्लू हाइड्रोजन हो गया। इको फ्रेंडली ये भी होता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। अगर ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसमें क्या है, वाटर आपने लिया और वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस कराया आपने इस मशीन से, और फिर पुनः इसमें हाइड्रोजन बाहर आ गया। और फिर जो इसमें ऊर्जा यूज करने के बाद CO2 नहीं निकलता है, इसमें से क्या निकलता है, वाटर निकलता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो मैंने आपसे कहा ना, एंड टू एंड हरित है ये, एंड टू it is the end to end green because it is powered by the green energy and use water as a feedstock and emits no carbon, no consumption। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? So currently most hydrogen produced for the industrial consumptions and the application is the gray hydrogen, which is provided from natural gases through the energy intensive processes and has high carbon emissions. Except for the difference in the production of the pathway and the emissions, green hydrogen is essentially the same as gray or hydrogen categorized by the other color। मेरी बात सुन, हाइड्रोजन का अपना कलर नहीं होता, प्रोसेसिंग में ग्रीन बन जाता है, ग्रे बन जाता है, ब्लू बन जाता है। अभी जो हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है, नो डाउट जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने लिए यूज़ करती हैं, जैसे जो रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए या फिर अन्य चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत अधिक है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम अभी है। तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे हम बहुत ही मैन्युफैक्चरिंग पे, इंडस्ट्री पे बहुत अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बेहतर तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा तभी नो डाउट ईजी टू यूज़ होगा। ठीक है, तो ग्रे हाइड्रोजन कॉन्स्टिट्यूट्स द बल्क ऑफ द इंडियाज प्रोडक्शन है ना। करंटली अभी हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो ग्रे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, जिसमें जो हाइड्रोकार्बन्स हैं फॉसिल फ्यूल्स या फिर नेचुरल गैस से बनाए जाते हैं, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, वो बाई प्रोडक्ट होता है, ये प्रोड्यूस्ड होता है इसमें। अगर ब्लू हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन मैंने आपको बताया, प्रोसेसिंग के बाद इसका जो CO2 होता है इसको कैप्चर कर लिया जाता है, और ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में भी हमने बात कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ आई। अब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म लेके आ सकता है, क्रांति लेके आ सकता है हाइड्रोजन फ्यूल। जिस तरीके से आप पेट्रोल को देखिए, डीजल को देखिए, तो ये नॉन रिन्यूएबल है और ये बहुत ही जल्दी खत्म भी एनर्जी हो जाएगी, ये बहुत जल्दी खत्म ही हो जाएंगी। तो ऐसे में तो आने वाले समय में बड़ी समस्या हो जाएगी फ्यूल की। तो इसीलिए हाइड्रोजन एक बड़ा बड़ा रिफॉर्म है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। तो मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द Ministry of New and Renewable Energy Scheme, so guideline for the which where the issues in February includes, इन्होंने कुछ गाइडलाइन दिया है, क्या दिया, वैलिडेशंस ऑफ द टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन एज अ ट्रांसपोर्ट फ्यूल, किस तरीके से बेहतर तरीके से और इजी टू यूज़ हो, और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करके इसके इसके जो पैसे हैं जो लगते हैं, जो कॉस्ट है, इसको कैसे कम किया जा सकता है, फिजिबिलिटी कैसे लेके आ जा सकती है, इसका परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो सकता है, इस पे काम करने की आवश्यकता है पायलट प्रोजेक्ट। और इसीलिए इसने 496 करोड़ रुपीज़ इसमें जो है इन्वेस्ट किया है, स्पेंड किया है, ताकि हम इसमें बेहतर तरीके से काम कर पाए। तो हरित हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों की आर्थिक व्यवहार्यता का मूल पे ध्यान दिया जाए, हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों और रीफ्यूलिंग स्टेशनों की सुरक्षित संचालन का प्रदर्शन किया जाए। तो भाई रीफ्यूलिंग स्टेशन पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो अगर कहीं पे अगर गाड़ी जा रही है, अगर कहीं फ्यूल खत्म हो गया तो आप क्या ही करोगे, फिर आप कहाँ घूमते फिरोगे, या तो फिर डब्बा ले लो, कुछ गैलन ले लो, उसको लेके जाओ उसमें हाइड्रोजन फ्यूल, जो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन को स्टोर करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, आगे देखेंगे ये सब चीज़। तो अगर आप देखिए, सो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी विल अप्रूव द वायबिलिटी गैप फंडिंग, है ना, फॉर द प्रोजेक्ट। वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट मतलब अमाउंट विल बी फाइनलाइज्ड
after the considering the specific needs, merits and feasibility of each project, the executive agency will be the required to complete the pilot projects within the 2 years. 2 सालों में जो भी कंपनीज है ना, या जो बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े कंपनीज है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, वो काम करिए। और अगर इसके क्षेत्र में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा काम कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि सबसे पहले काम को देखा जाएगा, तब जाके सरकार मिनिस्ट्री के द्वारा आपको फंडिंग दिया जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ऐसा नहीं कि काम खराब हुआ, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया, फिजिबिलिटी पे ध्यान नहीं दिया और आप पैसे की मांग कर रहे हो, ऐसा नहीं। सब कुछ चेक कर लिया जाएगा, टेस्टेड होगा, फिर उसके बाद जो भी ठेकेदार होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा, उसको पैसे दिए जाएंगे। तो ये इसकी शर्तें हैं। ठीक है, फिर देखते हैं अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स क्या होते हैं, है ना। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स मतलब जो हाइड्रोजन कारें होती हैं, उसको हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल बोलते हैं। तो एक हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन वाहन दहन के माध्यम से हाइड्रोजन का उपयोग करता है, जो डीजल और पेट्रोल पर चलने वाली कारों के समान होता है, सिवाय इसके कि कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसको कौन सी कार बोलते हैं? हाइड्रोजन फ्यूल्ड व्हीकल बोलते हैं। तो फ्यूल सेल की बात करें, फ्यूल सेल क्या भाई? फ्यूल सेल मतलब एक तरीके से आप बैटरी कह लो या एक ऐसी कुछ कह लो, जिसमें क्या है कि एक तरफ आप हाइड्रोजन डाल रहे हो और दूसरे टाइप क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर के H2O या हीट निकल रहा है। ठीक, मेरी बात समझ, तो ये एक फ्यूल सेल है। तो आपने क्या किया, हाइड्रोजन गैस यहाँ से आपने इसको इंसर्ट किया। हाँ, यहाँ पे कोई हाई प्रेशर टैंक है, इस टैंक में क्या है, हाइड्रोजन आपने फिल किया हुआ है। अब हाइड्रोजन क्या है कि यहाँ जाएगा, इस बैटरी में जाएगा। तो हाइड्रोजन जब जाएगा ना, तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो जो इलेक्ट्रिकल करंट है ना, ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है, ये जनरेट होगा और गाड़ी से चलेगी। तो जो हाइड्रोजन का जो वेस्ट निकलेगा, वो किसके रूप में निकलेगा? H2O, पानी के रूप में निकलेगा, वाटर वेपर के रूप में निकलेगा, है ना। और जो ऑक्सीजन है, आप देखिए, ऑक्सीजन भी इन्वायरमेंट से क्या करेंगे, पर्यावरण से लिया जाएगा, एटमॉस्फेयर से लिया जाएगा। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आएगा और H2O मिल करके, यानी H2 और O2 मिल करके क्या हो जाएगा, H2O बाहर आ जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं? ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो ये प्रोसेस होता है, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें इसमें किसी प्रकार का ऊर्जा का वेस्ट नहीं हो रहा है, एनर्जी का वेस्ट नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी व्हीकल्स की बात करें तो, है ना, ऑन बोर्ड चार्जेस कन्वर्ट द एसी इलेक्ट्रिकल फ्रॉम द पावर आउटलेट्स इनटू द डीसी। इसमें एसी और डीसी में चेंज करता है, जो बैटरी वाला में होता है। इसमें डायरेक्टली प्रोसेस डीसी में होता है। तो द फ्यूल टैंक की बात करें, इसमें जो फ्यूल टैंक होते हैं, इसमें हाइड्रोजन भरे होते हैं। इन स्टॉक इन द हाई प्रेशर टैंक लिक्विड हाइड्रोजन कैन नॉट बी यूज बिकॉज ऑफ इट रिक्वायर्स क्रायोजेनिक टेम्परेचर। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि भाई इसमें जो टैंक यूज़ कर रहे हो, मैंने बताया कि इसमें क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे आपको लेके जाना पड़ेगा, मतलब माइनस में आपको रिफ्यूलिंग के लिए लेके जाना पड़ेगा इसको, तब जाके आप फ्यूल को रिफ्यूल कर सकते हो किसी टैंक में। ठीक है, तो रिफ्यूलिंग एक सबसे बड़ा इसमें चुनौती है, चैलेंज है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो स्ट्रोड एनर्जी फ्रॉम द जनरेटिव ब्रेकिंग, है ना। आगे देखते हैं। अगर इसमें अगर डिफरेंस की बात करें, है ना, तो द lithium ion battery creates electrical currents by the moving between the negative anodes and the positive electrodes, है ना। अगर आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर जो भी एनर्जी है कैथोड से, जो इलेक्ट्रॉन से ऐसे प्रवाह होकर इसमें जा रहा है, फिर तब जाके चार्जिंग होता है ना। चार्जिंग होता है, या मतलब ये चार्जिंग प्रोसेस है। आपने क्या किया, आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव किए, जिसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और कार चलती है। ठीक है, फिर एनोड पे जाती है। फिर जैसे एक साइड में चार्ज भी होता है, तो दूसरे साइड में क्या है, डिस्चार्ज भी होता रहता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो प्रोसेस होता है। लेकिन इसमें अगर बात करें, इसमें अगर अगर फ्यूल सेल स्टाक की बात करें, तो फ्यूल सेल कंबाइंस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। इसमें किसी प्रकार से ये नहीं हो रहा, डिस्चार्ज नहीं हो रहा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास हाइड्रोजन फ्यूल है। और हाइड्रोजन टैंक जितना भरा होगा, उतना ही चार्ज पे चार्ज होता रहेगा, उतना ही वो चलती रहेगी। डिस्चार्ज का कोई प्रोसेस नहीं है। मतलब आप अगर कहीं गाड़ी को लेके जा रहे हो, तो ये चिंता नहीं कि बैटरी खत्म हो जाएगी। आपके पास फ्यूल है, फ्यूल को भरो और निकलो। ठीक है, ये प्रोसेस। और इसमें देखेंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे मतलब इसके अंदर से जो बैटरी होती है, जो लिक्विड पोर्स, उसके अंदर से वो फ्लो होता है। बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, बाहर बाहर से फ्लो होता है। तो अगर इसकी बात, सो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट पास थ्रू दी इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट से पास नहीं होता है, सो दे टेक अ एक्सटर्नल पाथ। ये एक्सटर्नल पाथ लेके चलते हैं। मतलब आप देखिए, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट से पास नहीं होता जो लिक्विड। अगर आप बैटरी की बात करिए, तो ये आपका कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, कैथोड हो गया, और बीच में क्या इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होते हैं, अगर बैटरी की बात करें, लिथियम बैटरी की बात करें। बट यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं यहाँ से पास नहीं होता है, एक्सटर्नल पाथ लेता है, बाहर से पाथ लेता है ना। तो इसीलिए इसीलिए इसमें बहुत ही ऊर्जा का बचत होता है, इसीलिए इसमें ऊर्जा की बचत होती है और बहुत ही इफेक्टिव होता है। ठीक है, वास्तव में शोध में पाया जाता है कि लंबी दूरी में ट्रक, जो डीजल ट्रक के सामान माल धुलाई मात्रा में ले जा सकते हैं, जबकि लंबी दूरी के जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं में भारी बैटरी के कारण वजन का जुर्माना 25% तक होता है। ठीक है, मतलब यही सब चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें आप जानते हो। मेन चीज़ क्या है, हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया। कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जो हाइड्रोजन अगर एनर्जी की बात कर रही है तो उसके आने से क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन हाइड्रोजन एनर्जी को बनाने के लिए कौन कौन से मुख्य चैलेंजेस हैं उस पर भी हमने बहुत अच्छे से काम किया है। तो सबसे पहले एक बार और चैलेंजेस की अगर बात करें, चुनौतियों की बात कर दें, तो ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, आपके पास जो रिफ्यूलिंग स्टेशन है वो नहीं है, आपके पास जो हाई प्रेशर टैंक है जिसमें रिफ्यूल किया जाएगा वो नहीं है, क्योंकि इसमें नॉर्मल टैंक या नॉर्मल सिलेंडर का यूज़ नहीं कर सकते हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी कमी है। दूसरा इकोनॉमिक चैलेंजेस, ये इतना कॉस्टली है कि पूछो नहीं, क्योंकि इसको में इलेक्ट्रोलाइजर जो होते हैं बहुत महंगे आते हैं, प्रोसेसिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इसीलिए इकोनॉमिक चैलेंजेस है। हाइड्रोजन प्रोडक्शन अपने आप में एक सबसे बड़ा चुनौती की बात, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, और इतना ज्वलनशील होता है कि इसमें अगर अच्छे से ध्यान न दिया जाए तो तबाही भी मच सकती है। ठीक, तो एनर्जी इफिशिएंसी की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन को अगर कहीं स्टोर कर रहे हो, तो हाइड्रोजन में जो, जैसे मैंने बताया कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट से पास नहीं करता है, वो आउटर पाथ लेता है। तो ऐसे में एनर्जी की एफिशिएंसी को और कैसे बढ़ा सकते हो, है ना, उसको कैसे और बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हो। सेफ्टी कंसर्न है ना, लिमिटेड व्हीकल्स मॉडल्स, और दूसरा क्या है, कंपटीशन फ्रॉम द बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो इसके मुख्य कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि जो बैटरी व्हीकल्स होते हैं ये ऑलरेडी बहुत चीप होते हैं, सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू द ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल्ड व्हीकल। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसको समझना पड़ेगा। और जो हाइड्रोजन फ्यूल की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल की बात कर रहे हैं, ये तभी बहुत ही लोगों तक रीच कर सकता है जब इसका कॉस्ट बहुत कम होगा, तभी हम इस पर अच्छे से काम कर पाएंगे। तो नो डाउट इसके मुख्य चैलेंजेस हैं, है ना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो नंबर्स ऑफ चैलेंजेस इसमें आपको देखने को सारे चैलेंजेस हमने आपको बता दिए हैं। अब लेक्चर्स में बचा क्या है, अब हमने देखा जो हाइड्रोजन हमारा न्यूज़ में था, ग्रीन हाइड्रोजन, या फिर अगर हाइड्रोजन एनर्जी की बात करिए वो हमारा न्यूज़ में था, तो क्यों न्यूज़ में था, इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये हमने देखा है। लेकिन यही नहीं रुकना है, रुकना यही नहीं है। अब आपको समझना ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा 2070 का टारगेट है ना। We have a target of 2070 that we have to achieve net zero emission of carbon. So for that we have to acquire some positive attitudes to reach these ambitions, and for that we have to focus on renewable energy itself. So what should be the strategy and what should be plan of the governments to achieve this target? So for that we have to know what is the renewable energy, which type of renewable energy we have, and what is the percentage that we are producing right now, ताकि हम जो निर्भरता हमारा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे उसको कम कर पाएँ। तो हम देखेंगे कि इनका परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो सारी चीज़ों पे हम आने वाले क्लास में अच्छे से बात करेंगे। और आज के क्लास में इतना ही। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, बहुत एनर्जी सेक्टर को पूरा इसमें खत्म कर दिया जाएगा। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ कि जो जो अब तक इस बैच को इनरोल नहीं किया है, यूपीएससी ईपीएफओ इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, वो जा करके बैच को इनरोल कर ले, क्योंकि इसमें कंटेंट टू कॉन्सेप्ट क्लास में बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हैं ना, बहुत डिटेल वे में बैच में ऑलरेडी चल रही है, लाइव पढ़ा रहे हैं वहाँ पे हम लोग। तो लाइव में क्या है, चीज़ें वहाँ आप पूछ सकते हो, आपको कोई डाउट है आप पूछो, आपको कोई समस्या है पूछो, आंसर स्ट्रक्चरिंग नहीं आ रहा आप पूछो, सब कुछ वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, और मोर डिटेल कॉम्प्रहेंसिव तरीके से आपको वहाँ पे चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।